अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक और T20 वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त मैचेस का सिलसिला जारी है। कल भी एक हैरानकुन नतीजा सामने आया जब नामीबिया ने स्कॉटलैंड को जो है वो शिकस्त से दो चार किया। इंग्लैंड की टीम भी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रही है और उसने बांग्लादेश की टीम को कल शिकस्त दी। मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मुनीर साहब, नामीबिया ने पहले राउंड में भी अच्छे नतीजे दिए और अब दूसरे राउंड में स्कॉटलैंड को उन्होंने शिकस्त दे दी है। लगता है कि कहीं एक दो सरप्राइज़ और कर दिए तो ग्रुप का फिर नक्शा ही बदल जाएगा। ये नामीबिया के लिए तो देखिए ये भी बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर लिया। हालांकि उस ग्रुप में आयरलैंड भी थी, नीदरलैंड भी थी, लेकिन वहाँ से उस ग्रुप से आना इनके लिए ये तो बहुत अच्छा खेलें। और कल जो है दो मीनोस के दरमियान मुकाबला था, उसमें अपर हैंड बहुत से लोग स्कॉटलैंड को दे रहे थे कि स्कॉटलैंड की टीम पुरानी है, रिची बैरिंगटन, काइल कर्टजर, मनसे, उनके पास बड़े बड़े प्लेयर थे जो अपना एक नाम बना चुके हैं। उसके बावजूद नामीबिया की टीम ने जिस तरह से की है, 4 विकेटों से हराया है, उनको जितनी मुबारकबाद दी जाए कम है। देखिए छोटी टीमें जब इस तरह से कंपटीशन में आती हैं और बड़ी टीमों से खेलती हैं, आगे आती हैं, तो वहाँ नेशन जो है ना उसमें भी क्रिकेट मकबूल होता है और ओवरऑल क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो वेल डन नामीबिया। इंग्लैंड ने ज़बरदस्त परफॉर्म कर दिया इंग्लैंड की टीम इस कंडीशंस में। हालांकि बांग्लादेश की टीम कम नहीं है इस कंडीशन में, लेकिन दूसरी शिकस्त से दो चार हुए। पहले वो श्रीलंका से हारे, अब वो इंग्लैंड से भी हार गए, जो कि पहला T20 था दोनों टीमों के दरमियान। ये एक हैरानकुन बात है। तो इंग्लैंड की टीम भी दूसरे ग्रुप से जो है वो टॉप पर है। कैसा देखते हैं इंग्लैंड की परफॉर्मेंस को? 2 मैचेस वो जीत चुके हैं, अब 1-2 मैचेस उनके आसान भी आएंगे। सेमीफाइनल के लिए वो राह हमवार हो चुकी है उनकी। सेमीफाइनल में तो डेफिनेटली वो पहुंच जाएंगे। इसके लिए उनका नेट रन रेट बहुत अच्छा है इस वक्त। वेस्ट इंडीज़ को डिफेंडिंग चैंपियन को 55 रन पर आउट करके उन्होंने बड़ा नेट रन लिया था। फिर कल भी बहुत जल्दी उन्होंने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। देखिए इंग्लैंड के लिए ये विकेटें फेवरेबल नहीं है, जैसे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए हम कह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड की टीम जिस तरह यहाँ परफॉर्मेंस दे रही है, अभी तक 2 मैचेस में दी है, उनकी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। ऑयन मॉर्गन बैटिंग में चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, लेकिन एज ए कैप्टन वो बहुत कामयाब हैं। कल जेसन रॉय चल गए, बहुत कम चलते हैं लेकिन चलते हैं तो एक अच्छी इनिंग खेल जाते हैं। तो इनके पास प्लेयर हैं जो चल रहे हैं। इंग्लैंड की टीम की उस ग्रुप में, ग्रुप 1 की अगर हम बात करें, तो बहुत अच्छी पोजीशन हमें नज़र आ रही है और लगता है कि वहाँ से इंग्लैंड की टीम तो ज़रूर क्वालिफाई करेगी, चाहे 1 हो या 2 हो। बांग्लादेश जब टूर्नामेंट में आए थे तो कोई हल्की टीम नहीं थी, उन्हें अच्छी टीम एक तस्वुर किया जा रहा था। स्पिनर्स हैं अच्छे उनके पास, शकीब हैं, मेहदी हैं और दीगर भी स्पिनर्स हैं। लेकिन कल उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग ली। पहले मैच में भी 172 रन बना के हार गए थे। क्या समझते हैं, कप्तानी में कहीं गलती हो रही है या फिर कोई और मसला है? महमूदुल्ला कुछ प्रेशर में तो मुझे नज़र आ रहे हैं। इतना बड़ा टूर्नामेंट है, फिर स्कॉटलैंड से शुरू में उनका हार जाना, फिर कम बैक किया। लेकिन एक चीज़ जो मुझे अजीब लगती है बांग्लादेश की, वो बायलैटरल सीरीज़ में बड़ा अच्छा खेलते हैं अपने होम ग्राउंड पर अगर खेल रहे हो या किसी और से, लेकिन ICC इवेंट्स में उनका कोई मतलब अभी तक कब से वो खेल रहे हैं, 20-25 साल हो गए, अभी तक कोई इतनी प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब बांग्लादेश की टीम वो तो नहीं रही जो हम बांग्लादेश को समझते थे। पिछले कई साल से बांग्लादेश टीम ने अभी बायलैटरल सीरीज में हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जब से यहाँ आए हैं, जब से उनकी टीम क्लिक नहीं कर रही है। महमूदुल्ला बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, शकीब चल गया, इस इंपॉर्टेंट मैच में शकीब सिर्फ 4 रन बना सके। अब शफीक, महमूदुल्ला और मुशफिक पर इनकी बैटिंग डिपेंड कर रही है। अब वो कल भी 2 चले, डबल फिगर्स में तो पहुंचे, लेकिन कोई 50 नहीं कर सका, कोई स्कोर ऐसा नहीं कर सका। और ओपोनेंट इंग्लैंड बड़ा स्ट्रॉन्ग टीम थी, तो कहीं से कोई ऐसा इम्पैक्ट अभी तक दिया नहीं है बांग्लादेश ने कि आप कह सकते। तो बांग्लादेश लुक्स लाइकली टू बी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। बिल्कुल। मुझे T20 वर्ल्ड कप से पहले शायद तमीम ने विड्रॉ किया था खुद। मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी, क्योंकि विकेटें थोड़ी सी स्लो भी हैं और जल्दी लो स्कोर भी हो रहे हैं, किसी पे ज़्यादा भी हो रहे हैं, तो इफेक्टिव होते हैं इस विकेटों के ऊपर। वो मैं आपको बताऊं, रुक के खेलते हैं। सबसे पहले तो तमीम को खुद हेड्स ऑफ टू तमीम के, उन्होंने खुद कहा कि नहीं जी मैं T20 में इतना शायदीन नहीं हूँ जितना दूसरे प्लेयर खेल रहे हैं, तो उनको मौका दिया जाए। ऐसे ही जैसे हमने 1979 में पाकिस्तान के मुश्ताक मोहम्मद को देखा था, जिन्होंने कहा था कि नहीं मैं टेस्ट खेलता हूँ, वनडे के लिए मैं फिट नहीं समझता खुद को। तो फिर 1979 में वो नहीं गए थे और आसिफ इकबाल साहब ने कप्तानी की थी। तो ये तो सबसे पहले उनके जेस्टर की तारीफ
करनी पड़ेगी। मोहम्मद नईम उनके पास जो आए हैं वो भी एक मैच में अच्छा खेले हैं, लेकिन ज़रूर तमीम की कमी महसूस हो रही है। लेकिन उससे ज़्यादा आप अगर अच्छे रन, इन दो तरह से हारे, एक तो 171 करके भी हार गए, दूसरे पर बैटिंग क्लब्स करके, तो दोनों चीज़ों में नज़र आ गया कि फील्डिंग में भी इनकी वो, बॉलिंग में वो चीज़ नहीं रही और बैटिंग में वो चीज़ नहीं रही। तो बांग्लादेश को अभी थिंक टैंक को सोचना होगा, बड़ा सीरियसली सोचना होगा, क्योंकि अब अगले तीनों मैच जीतने होंगे। हाँ जीतने। दूसरी बात, अफगानिस्तान की टीम ने डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया और बांग्लादेश की टीम नहीं कर सकी, श्रीलंका की नहीं कर सकी। तो बांग्लादेश को तो वहीं से सोचनी चाहिए थी कि T20 में आखिर कैसा, ऐसा क्यों लैग कर रहे हैं, जबकि दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को माना जाता है। मुशफिकुर रहीम आप सबको पता है बहुत अच्छे बैट्समैन है, महमूदुल्लाह बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, लिटन दास है उनके पास, मुस्तफिर रहमान जैसा उनके पास बॉलर है, खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन टीम स्पिरिट और वो जो एक होके खेलते हैं ना, उसमें तो बुझी नजर आ रही थी। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो है वो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आज मध्य मुकाबिल हो रही हैं, उस पर भी बात करेंगे, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच कल शेड्यूल है, उस पर भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और आज जो है वो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें जो हैं वो मध्य मुकाबिल होंगी। दोनों टीमें अपने मैचेस जीत चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को पहले मैच में हराया था, जबकि श्रीलंका ने बांग्लादेश को एक आउट क्लास शिकस्त दी थी जिस दिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच था। मुनीर साहब, दोनों टीमें जीती हुई हैं और श्रीलंका की टीम बड़ी इफेक्टिव लग रही है, अच्छे स्पिनर्स हैं उनके पास, फिंगर स्पिनर्स, और हसारंगा जिस तरह हैं, बैटिंग में भी टॉप ऑर्डर उनका परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया दूसरी जानिब वो भी एक स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है, तो आज एक अच्छा मुकाबला होने जा रहा है। देखिए, अगर ये मैच अदर देन दी एशियन कंट्री होता तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया का बहुत अपर हैंड होता, लेकिन यहाँ की विकेटें सूट करती हैं बांग्लादेश को भी, पाकिस्तान को भी, तमाम एशियन, इसी तरह श्रीलंका को भी। और श्रीलंका जिस तरह से अभी बिल्डिंग फेज में है, आपको पता है कि पाकिस्तान के साबिक कोच पीके आर्थर इनकी कोचिंग कर रहे हैं। टीम में एक जज्बा तो नज़र आ रहा है और कई खिलाड़ी इनके ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। वलिंदा हसरंगा का नाम सबसे नुमाया है। चरिता असलंका ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है, बनुका राजापक्षा ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है, ये हमें ये बताता है कि मैच में फाइट हो सकता है। दूसरी जानिब दो तीन इश्यूज ऑस्ट्रेलिया, एक तो ऑस्ट्रेलिया टीम कभी T20 वर्ल्ड कप में कोई बहुत अच्छी टीम, T20 में कोई उनको इतना ज़्यादा या तो वो सीरियस नहीं लेते या कभी इतना नहीं है जितना वनडे और टेस्ट में जितनी बड़ी टीम है, शायद T20 में इतना बड़ा नाम उनका नहीं है। एक दफ़ा फाइनल में पहुंचे थे 2010 में, वो भी इंग्लैंड से हार गए थे। अभी जो प्रॉब्लम उनका, दोनों ओपनर्स का प्रॉब्लम है, उनके कप्तान एरन फिंच और डेविड वार्नर, इन दोनों की जो परफॉर्मेंस रहती थी हमेशा से, सेंचुरीज करते थे, ज़बरदस्त स्टैंड रहता था, वो हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही है। स्टीवन स्मिथ को चलना पड़ेगा। दो तीन प्लेयर इनके बहुत अच्छे हैं। देखिए, ग्लेन मैक्सवेल आज ओपन बॉलिंग भी कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है, बहुत अच्छी फॉर्म में। जो सबसे मेन उनके हथियार होंगे वो यही होंगे। मार्कस स्टोइनिस का इंजरी के बाद IPL में इनका वापस आ जाना, ये इनको बहुत सूट करेगा। मिचेल स्टार्क के बारे में मुझे कहीं सुन रहा था कि शायद उनको थोड़ा इंजरी कंसर्न है, होते हैं या नहीं होते तो फिर जिम्मेदारी जो है जॉश हेजलवुड और दूसरों पर आ जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो जाहिर है बड़ा नाम है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया को एज है, मगर श्रीलंका कुछ भी इस मैच में कर सकती है। यहाँ की विकेटों की और यहाँ की कंडीशन को देखते हुए उनको अपना 100% देना होगा। ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी भी कमी दी तो कुछ हो सकता है, बट स्टिल फेवर जो है वो, चूंकि पहला मैच भी जीत गई है। एक तरफ हम देखें तो श्रीलंका का T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, जीता हुआ भी है उन्होंने, फाइनल्स भी खेले हैं, सेमीफाइनल भी खेले। ऑस्ट्रेलिया की टीम 2010 में जो पाकिस्तान को सेमीफाइनल हराकर फाइनल में गई थी, उसके बाद उन्होंने इतना कोई अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही नहीं है T20 वर्ल्ड कप में। इसकी वजह मुझे लगता है कि शायद वो फोकस टेस्ट क्रिकेट को करते हैं, इतना ज़्यादा T20 को फोकस नहीं करते। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखें तो उनकी IPL भी खेल रहे होते हैं, PSL भी खेल रहे होते हैं, दीगर लीग्स भी खेल रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो अपनी टीम है T20 की वो अभी तक एक विनिंग यूनिट, जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड भी अब तो हो गया है, वो हमें आज तक नजर नहीं आई। नहीं नजर आया। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। कभी T20 को में नंबर 1 होने की या T20 में बहुत आगे आने की कोशिश की नहीं है ऑस्ट्रेलिया ने। हालांकि चाहे डेविड वार्नर देख लें, एरन फिंच, स्टीवन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, सब T20 के अच्छे प्लेयर हैं और उनके पास जो बॉलर हैं वो तो सारे ही आपको पता है अच्छे हैं, और एडम जंपा इनके स्पिनर बहुत अच्छे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि
उनका एक इतना ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है टेस्ट और वनडे में कि वो रिकॉर्ड इससे मैच ही नहीं कर पाता है। फिर उस तरह से परफॉर्मेंस भी ये नहीं दे पाते हैं कि जो परफॉर्मेंस चाहिए होती है। तो ये चीज़ T20 में तो अभी तक ऑस्ट्रेलिया के साथ है और इस तासुर को ऑस्ट्रेलिया को ख़त्म करना पड़ेगा। ये जब ख़त्म होगा जब वो कोई वर्ल्ड कप जीतेंगे या वर्ल्ड नंबर 1 बनेंगे। अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही और इस मरतबा भी आखिर तक उनकी फॉर्म, क्योंकि ये नहीं पता था कि कौन ओपन करेगा। वार्नर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। फिर एरन फिंच ने 2-3 दिन पहले बयान दिया था वर्ल्ड कप शुरू होने से कि मैं और डेविड वार्नर ओपन करेंगे। अभी तक ओपनिंग पार्टनरशिप भी कोई अच्छी नज़र नहीं आई और एक ही मैच हुआ है, प्रैक्टिस में भी कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई थी। तो अगर ये सब चल गए तो फिर तो इशू कोई नहीं है। लेकिन अगर श्रीलंकन बॉलर्स ने कंटेन कर लिया, फिर टॉस का भी आपको पता है इफेक्ट होता है। टॉस जीतने वाली टीम को आजकल थोड़ा साइकोलॉजिकल एज मिल जाता है, वो पहले बॉलिंग कर लेते हैं, जो ट्रेंड चल रहा है। ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। लेकिन T20 का जब श्रीलंका का रिकॉर्ड की आपने बात की ना यार, उस वक्त वो थे कि जब महिला जयवर्धना था, जब कुमार संगकारा थे, जब लसित मलिंगा थे, वो टीम बड़ी डिफरेंट थी। अब ये टीम भी बहुत कमज़ोर थी लेकिन अब इतनी कमज़ोर नहीं है। इस टीम में भी जान नज़र आ रही है, इस टीम में भी एक रूह फूकी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के जो साबिक कोच थे बिल्कुल मिकी आर्थर की, तो मिकी आर्थर इस टीम को बनाने में तो लगे हुए हैं। अब देखें कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, बट इससे बड़े नामों के साथ आप जाएंगे तो फेवरेट आपको ऑस्ट्रेलिया नज़र आती है। मुनीर साहब, बड़े दिलचस्प अभी तो सूरत हाल बनने जा रही है। कल का जो मैच है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, पाकिस्तान अगर ये मैच जीतता है तो फिर तो तकरीबन 90% फिर तो क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर अफगानिस्तान अपसेट करने में कामयाब होता है तो ग्रुप 2 की जो सूरत हाल है वो खासी दिलचस्प हो जाएगी और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ज़रूर ये चाहते होंगे कि पाकिस्तान कल अफगानिस्तान को शिकस्त दे दें। देखिए, पाकिस्तान ने जब से इंडिया को शिकस्त दी थी तो दूसरा मैच भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड का बहुत की नज़र थी कि इसमें अगर न्यूजीलैंड जीत जाए, लेकिन पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला। तो उम्मीद तो ऐसी कुछ भी नहीं लग रही है कि कोई ऐसा होगा, इसलिए कि कॉम्प्लेसेंट की शिकायत नहीं हुई है पाकिस्तान की टीम। उसी तरह मेहनत से खेले और अफगानिस्तान को देख चुके हैं ये डार्क हाउस है, कभी भी ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने जो पहला मैच जीता है, इनका नेट रन रेट देखिए +6 है, इतना बड़ा नेट 130 रन से जीता। हाँ, 130 रन से +6 का नेट रेट पे कहीं बात आई तो इनको तो कोई फिर मुकाबला नहीं कर सकेगा। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं, अफगानिस्तान के कई प्लेयर आपको पता है पाकिस्तान में पले बड़े, यहाँ क्रिकेट भी खेली और बहुत सारी चीज़ें हैं। विकेटों का उनको यूएई की विकेटों का उनको भी पता है। मेन जो इशू है ना उनका, जो जहाँ पर वो उनको थोड़ा से हमसे बेहतर नजर आते हैं, वो उनका बॉलिंग ऑप्शन है। देखो, राशिद खान जैसा बॉलर दुनिया में इस वक्त नहीं है। मैं उसको दुनिया का नंबर, मुजीब रहमान ने जिस तरह से बॉलिंग की है, मोहम्मद नबी जिस तरह के ऑलराउंडर हैं, ये तीन तो इनके तीनों को तो आपको आपके बैट्समैनों को बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। दूसरी जानिब तीनों को एहतियात करके मारेंगे किसको? नहीं, खतरनाक यूनिट होगी। एहतियात से मुराद ये है कि आप अपनी विकेटें थ्रो ना करें, उनको समझ के खेलें, क्योंकि अगर आप उनको आगे बढ़ के जबरदस्ती खेलने की कोशिश करेंगे तो फिर विकेट गई तो गई। और ये क्वालिटी बाबर में भी है, रिजवान में भी है, हफीज में भी, मलिक में भी है कि वो विकेट को देखकर शॉट खेलने का इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। साथ साथ आपके जो पावर प्ले में शाहीन आफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ माशाल्लाह जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, इनको उनके जो ओपनिंग स्टैंड है ना शहदाद और हजरतुल्लाह जाज़ाई का, उनको रोकना पड़ेगा। पिछले मैच में दोनों ने 50s की थी, बहुत जाराना अंदाज से खेलते हैं। उनको जल्दी आउट कर लिया तो फिर थोड़ा सा हो सकता है। नजीबुल्लाह ज़दरान, रहमानुल्लाह गुरबाज, ये भी अच्छे उनके बैट्समैन हैं जो कुछ कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सुकून से खेले, तमाम खिलाड़ी उसी तरह से खेलें जिस तरह अगेंस्ट इंडिया खेलें, न्यूजीलैंड खेलें, तो इंशाल्लाह फिर बेहतरी हो जाएगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य मुकाबले होगा। मुनीर साहब, आपने जिक्र किया ब्रेक से पहले कि अफगानिस्तान के जो दोनों ओपनर्स हैं लास्ट मैच में 50 स्कोर की उन्होंने। अब हम अगर अपने दोनों मैचेस देखते हैं तो हम इमाद वसीम से जो है वो न्यू बॉल उनसे करा रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ मुझे नहीं लगता है इमाद वसीम इफेक्टिव होंगे, क्योंकि सामने लेफ्टी हजरतुल्लाह ज़ादई हैं। पिछले दोनों मैचेस में राइटी ओपनर्स थे तो वो इफेक्टिव थे, अब मुझे नहीं लगता वो इफेक्टिव रहेंगे, चेंज करनी पड़ेगी। आपने बिल्कुल ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है, क्योंकि अगर उनके खिलाफ तो फिर हमारे शाहीन आफरीदी बहुत अच्छा हथियार होंगे, तो बेहतर है कि शुरू में हफीज मुझे लगता है कि होंगे, हफीज भी होंगे, और अगर नहीं तो हारिस रऊफ आपके पास अच्छे फॉर्म में हैं, उनसे भी आप फायदा एडवांटेज उठा सकते हैं। देखिए वो इतने बड़े टेक्निकली स्किल्स इतनी उनकी नहीं है, उनका मुख्तलिफ तरीके होते हैं उनको आउट करने के, किंग हैं अभी,
उनके पास काफ़ी चांस दे सकते हैं वो। तो ये आपको आपके थिंक टैंक को सोचना है कि शहजाद और ज़ाज़ाई को किस तरह आउट करना है। एक तो आपको कैच नहीं ड्रॉप करना, उनका कोई भी कैच निकलता है। दूसरी चीज़ ये कि वो अब चांस देते हैं, वो प्लेयर हैं जो इंतहाई जानियाना खेलते हैं, हर गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजना चाहते हैं, तो ऐसे खिलाड़ी पे चांसेस देते हैं। तो वो ज़रूरी है फिर आप उनको जिस तरह से बीट करें। ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है कि अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के सामने हमारे शाहीन अफरीदी जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे, तो उनके ओवर फिर चाहे आप हफीज़ से गेंद कराएं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, वेरी वैलिड पॉइंट। चेंजेस भी लगता है आपको हो सकती है, क्योंकि जो रोल इमाद वसीम को दिया गया है वो न्यू बॉल से कंटेन करने का पावर प्ले में, अगर वो अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू बॉल से बॉल नहीं करते तो क्या समझते हैं फिर कोई चेंजेस भी हो सकती है, नवाज मिडिल में आ सकते हैं? आई डोंट थिंक सो यार। विनिंग कम्बिनेशन को पहले ही हमारी जो एक स्ट्रेटेजी नज़र आती थी पहले भी बाबर की, वो अपने कम्बिनेशन के साथ जाते थे, तो विनिंग कम्बिनेशन को तो मुझे नहीं लगता कि तोड़ेगा। लेकिन अगर बाबर नवाज को खिला भी लिया जाए तो बड़ा ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन इमाद हैं, अभी टीम जीत रही है, कभी कोई परफॉर्म कर रहा है, कभी कोई परफॉर्म, तो मेरा ख्याल है तब्दीली नहीं करनी चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ आपको कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना है। बहुत ख़तरनाक टीम है, सबसे ज़्यादा डेंजरस साइड है अगर छोटी टीमों की हम बात करें। छोटी टीम भी बहरहाल स्कॉटलैंड, नमीबिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हम इन 8 टीमों की बात करें जिन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया था, उसमें अफगानिस्तान की टीम किसी को भी हरा सकती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, न्यूजीलैंड हो या इंडिया की टीम हो। तीनों जो टीमें हैं ना वो नजर गाड़े हुए हैं, पाकिस्तान भी, इंडिया भी, न्यूजीलैंड भी, कि अफगानिस्तान को ईजी नहीं लेना है। जिस टीम ने ईजी लिया उसके लिए वो दिन मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल जी। किसी भी टीम को हराने की जो है वो अफगानिस्तान रखती है। पाकिस्तान ने अपने दोनों मैचेस में चेस किया है और पहले बॉलिंग का फैसला किया है। तीसरा मैच अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, कितना स्कोर होना चाहिए, इन सब पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अभी अपने दोनों मैचेस जो हैं वो चेस करते हुए जीते हैं। और अगर पाकिस्तान टीम कल टॉस हारती है और अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान को बैटिंग की दावत देती है तो फिर पाकिस्तान का स्कोर क्या होना चाहिए, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, सेकंड बॉलिंग में क्या होना चाहिए, क्योंकि ड्यू का भी फैक्टर है। मुनीर साहब, दोनों मैचेस में लकीली हम टॉस जीते हैं और बहुत अच्छा टॉस जीते हैं और सही हमने राइट डिसीजन लिया बॉलिंग का। अगर हम टॉस हारते हैं, अफगानिस्तान जैसी टीम जिनके पास पावर हिटर्स मौजूद हैं, अच्छी बॉलिंग लाइन मौजूद है, कितना स्कोर कम से कम करना चाहिए हमें? देखिए, दुबई की विकेट है, 170 तो होने चाहिए, उससे कम में तो मेरे ख्याल बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर पहले टॉस हम जीत लेते हैं तो फिर तो बॉलिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बड़ा अच्छा चेज कर रहे हैं हम। हारने की सूरत में ये कि आपको कंटेन करना, आपको जो है अगर बैटिंग पहले मिलती है तो 170 प्लस जो है टोटल है दुबई को देखते हुए। शारजा में अगर ये होता है तो 150, 152, 55 भी पे भी आप डिफेंड कर लेते, लेकिन यहाँ 170 होगा। उस सूरत में कि अगर आप उनके ओपनर्स को कंटेन नहीं कर सके, उनके 3-4 ही प्लेयर हैं और सब बहुत जारियाना खेलते हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज भी, ज़ाज़ाई भी, शहजाद भी, इवन नजीबुल्लाह ज़दरान भी, ये सारे बहुत उसके हैं बैट्समैन हैं। इनको आपको फोकस रखना है। अगर नबी तुली गेंदें करेंगे, इनको खुल के खेलने का मौका नहीं देंगे तो फिर ये इतना मुश्किल नहीं होगा पाकिस्तान को। मेरे ख्याल में मालूम है कि अफगानिस्तान को किस तरह हम कंटेन कर सकते हैं, ये पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरा ख्याल नर्व पे हाथ है पाकिस्तान के, तो इतनी घबराने की बात लगती नहीं है। मुनीर साहब, काफ़ी लेंदी हमने इस पर डिस्कशन की। थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी चल रही है पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न पे शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज़ की। वो गुफ्तगू में सुन रहा था शुएब अख्तर की, जो वो पॉइंट उन्होंने रेज़ किया था हारिस रऊफ़ का कि वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी। हाँ, उनके मुंह से शाहीन शाह अफरीदी निकला, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को करेक्ट कर लिया। इतनी बड़ी ये कंट्रोवर्सी बन गई, बात कुछ भी नहीं थी, बात शुएब अख्तर तो बिल्कुल ठीक कर रहे थे, तो क्यों इतना रूड हो गए डॉक्टर नुमान नियाज़? ये मेरा ख्याल है खुद डॉक्टर नुमान को भी नहीं पता होगा कि क्या किया है उन्होंने। देखिए, एक दो चीज़ गलतियाँ नहीं, कई गलतियाँ हो गई। शुएब अख्तर अगर बात कर रहे हैं हारिस रऊफ़ की या शाहीन अफरीदी की, तो पाकिस्तानी बॉलर्स की बात कर रहे हैं। वो आपके मेहमान हैं, वो पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। जिस तरह वसीम अकरम, वक़ार यूनुस ने नाम कमाया, पाकिस्तान के मैचेस जीते, इस तरह शुएब अख्तर को दुनिया की सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी कौन नहीं जानता इनको। इतने बड़े मेहमान को सिर्फ हारिस रऊफ़ किसी बात पे ये कहना कि आप ओवर स्मार्ट बन रहे हैं तो यू मे गो नाउ, मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ,
ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसको जितना कंडेम करना है मैं अपने तौर से इसको कंडेम करूंगा, क्योंकि मेहमान है यार, मेहमान कोई भी हो आपके लिए जो है वो काबिल एहतराम होता है। ये क्यों किया बात समझ में नहीं आई। फिर मैं ट्वीट देख रहा हूँ, ज़्यादातर 99% जो है वो इन्हीं के फेवर में आ रहे हैं, शोएब अख्तर के। ज़ाहिर है ज़्यादती हुई है, गलत हुआ है, इतने बड़े नेशनल हीरो को आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रही है बात। फिर एक चीज़ और जो ज़रा बताते हैं, जो आ भी रहा है कि ब्रेक में ये तय हो गया था कि दोनों एक्सक्यूज़ कर लेंगे, सॉरी कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। जैसे ही शुरू हुआ शोएब अख्तर ने कहा, उसने सॉरी भी किया, इंतजार किया शोएब ने कि शायद उधर से है, लेकिन वो अपनी जगह ओके ओके करके वो मूड में नहीं थे कि मैं सॉरी के लफ्ज़ कहूँ या मैं इसको करूँ। बस फिर वो आपको पता है शोएब अख्तर भी जज्बाती हैं, उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन ले लिया। मतलब उन्होंने उस वक्त सॉरी नहीं किया तो अब वो मामला सुलझाने के लिए अब भी नहीं करेंगे मेरा ख्याल है, क्योंकि हम देखें वज़रा भी मिल रहे हैं और शोएब अख्तर से, और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी उनको सपोर्ट मिल रही है। तो टॉप ट्रेंड कर रहा है, कल से आप देखिए ये वाला मैटर टॉप ट्रेंड कर रहा है। तमाम मिनिस्टर्स जो हैं वो फेवर में बयान दे रहे हैं, और कई मिनिस्टर्स ने तो ये तक कह दिया है, अली जैदी को मैं देख रहा था कि इनको तो ब्लैकलिस्ट किया जाए, सैक कर दिया जाए। अब पता नहीं ये चीज़ कहाँ तक जाती है, कितना इसमें प्रेशर पड़ता है डॉक्टर नुमान नियाज़ पे। कल तो वो प्रोग्राम कर रहे थे, शुरू में थोड़ा सा उनका चेहरा भी देख के लग रहा था कि प्रेशर में है, रात भर सोए नहीं होंगे। जाहिर है रात को लेट नाइट प्रोग्राम शुरू हुआ और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। तो ये कोई अच्छा जेस्चर किसी तरह से नहीं किया है, किसी तरह से नहीं किया है। ये एक चीज़ हमारे भी ये सुनने में आ रही है कि शोएब अख्तर भी जो पीटीवी से उनका सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी उनकी तरफ से भी देखने में आई, क्योंकि वो इंडियन टीवी चैनल पर भी बैठ रहे थे और दीगर जो यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ भी काम कर रहे थे। नहीं, तो ये चीज़ तो पाकिस्तान टेलीविजन को डिसाइड करने की थी ना। डॉक्टर नुमान नियाज़ तो इसको इस तरह से इस चीज़ को बेस नहीं बना सकते ना। ये तो पाकिस्तान टेलीविजन ने क्यों नहीं मना किया, क्यों नहीं शोकाज नोटिस दिया, या क्यों उनको वर्बल मना नहीं किया कि भाई आप दूसरे टेलीविजन चैनल के साथ कैसे कर रहे हैं, जब आप हमारे साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, अब हमसे पैसे लेते हैं। ये चीज़ तो पाकिस्तान टेलीविजन की थी। मेरा ख्याल है इससे इसका ताल्लुक नहीं है। कल भी मैंने रिप्ले में अब्दुल गफ्फार के शो में ये कहा था कि शायद कोई खिचड़ी अंदर से पक रही थी जो हमें नहीं पता। हालांकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, घरेलू ताल्लुकात हैं, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी जो कोल्ड वॉर होती है ना, वो इसका शाखसाना भी होता है। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जो आगे जाके पता चले जिसकी वजह से, वरना ये कभी नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल मुनीर साहब, आप और हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले को खुश उसलूबी से जो है वो हल किया जाए, क्योंकि पीटीवी पर और बाहर के मेहमान भी जो है वो बैठे हुए हैं, उनके सामने भी हमारी जगह साई है। आप ये देखें, तो उम्मीद है कि ये मामला जो है वो जल्द हल होगा, और उम्मीद ये भी है कि पाकिस्तान टीम कल फतुहात की हैट्रिक मुकम्मल करेगी और अफगानिस्तान को भी शिकस्त देकर सेमीफाइनल की जो राह है उसे मज़ीद जो है वो आसान कर लेगी। कल एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।